अब तक हमने देखा कि सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ईबीआईटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बचता है कि क्या ईबीआईटी ही फाइनल प्रॉफिट होता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कंपनी को ईबीआईटी अर्न करने के बाद भी इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, और इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फाइनेंशियल लेवरेज का यूज किया जाता है। अब चलिए लेक्चर के सेकंड टाइप ऑफ लेवरेज की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल जो लेवरेज है इसका रिलेशनशिप कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड होता है। जब कंपनी एक्सपेंशन के लिए फंड्स वगैरह रेज करती है तब उसके पास जनरली दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो इक्विटी इशू कर दे, और दूसरा ऑप्शन होता है कि डेट रेज कर ले। तो जब कंपनी डेट यूज करती है तो उस पर इंटरेस्ट का दबाव आ जाता है, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये इंटरेस्ट एक फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज होता है, और इस फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज की वजह से फाइनेंशियल लेवरेज अराइज होता है। इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज का जो डायरेक्ट रिलेशन है सेल से नहीं बल्कि ईबीआईटी और ईपीएस के बीच का होता है। So the financial leverage arises because of fixed financial charges. ये चार्जेस मेनली इंटरेस्ट होते हैं, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस करे। इंटरेस्ट पेमेंट जनरली फिक्स्ड होती है और कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। इसी वजह से डेट फाइनेंसिंग शेयर होल्डर्स के रिटर्न को भी मैग्नीफाई करता है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करे तो डेट का यूज जो होता है वो शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज कर देता है, और अगर प्रॉफिट कम हो तो वही डेट शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को रिड्यूस भी कर देता है। इसी इफेक्ट को फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला टर्म है ईबीटी, दैट इज द अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है लेकिन टैक्स डिडक्ट करने से पहले। इसका सिंपल रिलेशनशिप याद रखिए, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू ईबीटी। अब ये रिलेशनशिप हर न्यूमेरिकल में यूज होगा। अभी ईबीटी का हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बोर्ड पर भी अगेन फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, तो इसको अप्लाई करने से पहले एक बार फिर से रिलेशनशिप याद कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी सेल्स अर्न करती है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट होता है, फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिडक्ट होता है, और हमें मिलता है ईबीआईटी। उसके बाद कंपनी अपना इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं ईबीटी। इसलिए जो फाइनेंशियल लेवरेज है ये हमेशा ईबीआईटी और ईबीटी के बीच का रिलेशनशिप को मेजर करता है। अब बोर्ड पर अगेन एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये फॉर्मूला भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दिया हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, और अगर फिगर्स दिए होते हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होती है तो वहां पर हम लोग ईबीआईटी और ईबीटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको समझ में आए। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी दे रखी है। पेन का कलर चेंज कर ले। चलिए ईबीआईटी की बात करते हैं। तो जैसे ईबीआईटी हमको दे रखी है 1 लाख, और इंटरेस्ट हमको दे रखा है 20,000 का। अब हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा,
सबसे पहला स्टेप होगा आपको ईबीटी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ईबीटी कैसे कैलकुलेट होगा? ईबीटी का फॉर्मूला हमने लिखा था ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हमारे पास ईबीटी आ चुका है 80,000। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फॉर्मूला इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं। ईबीआईटी हमारे को दी हुई थी 1 लाख और ईबीटी हमने खुद फाइंड आउट किया है, दैट इज 80,000। तो हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज 1.25 है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक हैबिट डेवलप कर लीजिए, कभी भी आंसर डायरेक्टली मत लिखिए। हर एक जो कैलकुलेशन होती है उसमें क्लियरली दिखाइए कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया। जैसे हमने ईबीटी कैलकुलेट किया था तो हमने इसको दिखाया है, प्रॉपर्ली शो किया है कि हमने ईबीटी को कैलकुलेट कैसे किया। अब इस आंसर का मीनिंग समझ लेते हैं कि जो हमको आंसर मिला है 1.25, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कंपनी का ईबीआईटी 1% से भी इंक्रीज होता है तो कंपनी का जो ईपीएस है वो अप्रोक्सीमेटली 1.25% इंक्रीज होगा। और अगर सेम वे में डिक्रीज होता है ईबीआईटी 1% से, तो फिर जो हमारा ईपीएस है वो भी उतने 1.25 से डिक्रीज होगा। यानी कि जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को मैग्नीफाई करता है। लेकिन ध्यान रहे ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी वजह से डेट फाइनेंसिंग को केयरफुली यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज है इट इम्प्रूव्स द ईपीएस। मतलब जब कंपनी बोरोड फंड्स के एफिशिएंट यूज करती है और बिजनेस के रिटर्न्स को का जो रिटर्न होता है इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाता है, तब जितना भी एडिशनल प्रॉफिट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। रिजल्ट क्या होता है इसका मतलब ईपीएस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से कंट्रोल्ड लेवल का जो डेट है शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंटरेस्ट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है। मतलब कंपनी जब अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करती है तो इंटरेस्ट के जो एक्सपेंस होता है उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको डिडक्ट कर देते हैं। इससे हमें जो टैक्सेबल हमारी जो इनकम होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और जब टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होती है तो टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसी बेनिफिट को हम टैक्स शील्ड भी कहते हैं। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मेजर एडवांटेज माना जाता है। अब जो तीसरा एडवांटेज है वो है नो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप, मतलब लेस इक्विटी डायल्यूशन। इसका मतलब है कि सपोज करो कि कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए एडिशनल फंड्स चाहिए। अगर कंपनी नए इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनकी ओनरशिप रिड्यूस हो जाती है। और अगर वो रिड्यूस हो गई तो इसी प्रोसेस को हम डायल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर कंपनी डेट रेज करती है तो शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है कंपनी पर वो बना रहता है। और इसी वजह से कई कंपनीज इक्विटी इशू करने के बजाय डेट फाइनेंसिंग प्रेफर करती। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला है हाई फाइनेंशियल रिस्क। मतलब डेट के साथ इंटरेस्ट पेमेंट कंपलसरी होती है, चाहे बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, इंटरेस्ट हर सिचुएशन में पे ही करना पड़ता है। इसी वजह से फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन। दैट मीन्स कि कंपनी की सेल्स कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कभी रिड्यूस नहीं होता। ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बिजनेस के साथ रहती ही है और जो कैश फ्लो है उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ बैंकरप्सी। मतलब अगर कंपनी कंटिन्यूसली इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है तो जो लीगल
जो लेंडर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी की इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी की सिचुएशन में भी पहुंच सकती है। इसलिए अगर हमने एक्सेसिव डेट ले लिया तो ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है और अगर आपने नॉर्मल ले रखा है तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छा भी कर देता है। और फाइनेंशियल लेवरेज का यूज़ ऑप्टिमम लेवल तक ही बेनिफिशियल होता है। अगर हम ज़्यादा डेट भी लेते हैं तब भी नुकसान में है, कम लेते हैं तो फिर शेयर होल्डर्स का डाइल्यूशन का खतरा बना रहता है। अब हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज का और फाइनेंशियल लेवरेज का। लेकिन अगर किसी एग्जामिनर ने पूछ लिया कि सेल्स चेंज होने पर फाइनल इम्पैक्ट जो है शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स पर क्या हो, तो ये हम ऑपरेटिंग लेवरेज या फिर फाइनेंशियल लेवरेज इंडिविजुअली यूज करके नहीं बता पाएंगे। उस सिचुएशन में हमें तीसरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है जो कि है कंबाइंड लेवरेज। अभी आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, हमने कंबाइंड बोला है, मतलब इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज और आपका फाइनेंशियल लेवरेज दोनों की बात हो रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन है कंबाइंड लेवरेज। और कंबाइंड लेवरेज में ये बताता है कि सेल्स में चेंज होने से डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर कितनी चेंज होगी, इसलिए कंबाइंड लेवरेज को टोटल लेवरेज भी बोला जाता है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।